हेलो स्टूडेंट्स, मात्रक तथा मापन पाठ के भाग 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेसर विधि से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ज्ञात करने की जो विधि है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेसर क्या चीज़ होती है। लेसर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यदि हिंदी में इसका अनुवाद किया जाए तो विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन होता है। यह एक उच्च कला संबद्ध एक वर्णीय तथा अत्यंत तीक्ष्ण प्रकाशपुंज होता है और यह माध्यम में बहुत लंबी दूरियों तक बिना विचलित हुए जा सकता है। इसका माध्यम द्वारा अवशोषण भी नहीं होता है। इस विधि से दूरी नापने के लिए पहले एक लेसर किरणपुंज पृथ्वी से चंद्रमा की ओर भेजा जाता है और ये किरणपुंज वहाँ से परावर्तित होकर पुनः वापस पृथ्वी पर लौटता है। हम लोग यहाँ से भेजने पर और पृथ्वी पर वापस लौटने तक लगे समय को नाप लेते हैं। मान लीजिए ये समय स्मॉल t है, तो आपको मालूम होगा दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। तो यहाँ से और चंद्रमा तक की दूरी यदि s है तो कुल दूरी 2s हो जाएगी। तो दूरी बराबर लगा समय यानी t गुणे प्रकाशपुंज की चाल। लेसर प्रकाश की चाल से चलता है, इसलिए यहाँ पर c लिया गया है। तो इस सूत्र से हमको दूरी s बराबर c × t/2 ये प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम लेसर विधि का प्रयोग करके पृथ्वी से और चंद्रमा के बीच की दूरी का आकलन कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कोणीय विधि। इस विधि का उपयोग खगोलीय वस्तुओं के आकार के मापन में किया जाता है, जैसे कि चंद्रमा के आकार के मापन में। तो यहाँ पर इस विधि द्वारा हम चंद्रमा का व्यास ज्ञात करेंगे। मान लीजिए ये यहाँ पर चंद्रमा है, इसका व्यास ये PQ है जिसको मैंने D माना है, और इसका व्यास जो PQ है ये पृथ्वी के किसी बिंदु E पर अल्फा कोण अंतरित करता है। चंद्रमा की पृथ्वी की सतह से दूरी मान लेते हैं स्मॉल s है, तो यहाँ पर कोण अल्फा बराबर D/s, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाले सूत्र से ये प्राप्त हो जाएगा। अल्फा बराबर D/s, तो यहाँ से D = अल्फा गुणे s ये प्राप्त हो जाएगा। इस सूत्र की सहायता से हम चंद्रमा का व्यास PQ ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है लंबन या विस्थापनाभास विधि। इस विधि द्वारा पृथ्वी से ग्रहों और तारों के मध्य की दूरी ज्ञात की जाती है, लेकिन यह दूरी 100 प्रकाश वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर सूर्य के प्रतः पृथ्वी का जो मार्ग है उसके व्यास को आधार रेखा मानते हैं और मान लेते हैं किसी तारे S की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करनी है। तो तारे S की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसे तारे का चयन करते हैं जिसकी स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष और दिशा पृथ्वी के पूरे परिक्रमण के दौरान अपरिवर्तित रहती है। मान लेते हैं ऐसा एक तारा है N, तो इसकी स्थिति यहाँ भी वही होगी और यहाँ भी वही होगी। तारे N की स्थिति पृथ्वी पर पूरे परिक्रमण के दौरान हमेशा अपरिवर्तित रहती है। अब हम करते क्या हैं, मान लेते हैं किसी दिन 22 दिसंबर को पृथ्वी अपने परिक्रमण के बिंदु A पर है, तो इस अवस्था में इस तारे N और S के बीच बना ये कोण φ1 एक खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। इसके 6 महीने के पश्चात पुनः मान लेते हैं 22 जून को पृथ्वी बिंदु B पर है, तो पुनः हम तारे S और इस N के बीच बना कोण φ2 ज्ञात कर लेते हैं। इस परिस्थिति में यदि ये कोण φ1 है तो ये कोण φ1 हो जाएगा, ये कोण φ2 है तो ये कोण φ2 हो जाएगा। तो ये पूरा कोण अर्थात लंबन कोण φ बराबर φ1 + φ2 हो जाएगा।
तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटे ए एस। मान लेते हैं ए एस दूरी स्मॉल एस है, तो ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो ए बी अपान एस ए, ये बी अपान एस हो जाएगा। यहाँ से एस बराबर बी बटे फाई ये प्राप्त हो जाएगा। जो आधार रेखा है बी, इसका औसत मान लगभग 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या 3 × 10⁻11 मीटर होता है। यदि पृथ्वी तारे के मध्य की दूरी 100 प्रकाश वर्ष से अधिक है तो फिर इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस परिस्थिति में जो लंबन कोण है फाई, उसकी वैल्यू बहुत सूक्ष्म हो जाएगी, लगभग 0 के बराबर हो जाएगी। तो इससे जो मापन किया जाएगा वो बहुत शुद्ध नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान 2 प्रकार का यहाँ पर परिभाषित किया जाता है, एक तो जड़त्वीय द्रव्यमान, दूसरा गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के मापन का अध्ययन करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जड़त्वीय द्रव्यमान क्या है और गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि जड़त्वीय द्रव्यमान। भौतिक विज्ञान में वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। यदि स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु पर यदि कैपिटल एफ बल कार्य कर रहा है तो उसमें उत्पन्न त्वरण ए बराबर एफ बटे एम होगा। यहाँ से द्रव्यमान एम बराबर एफ बटे ए हो जाएगा। इस प्रकार जो द्रव्यमान नापा जाएगा वो जड़त्वीय द्रव्यमान होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गुरुत्वीय द्रव्यमान। किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान वह द्रव्यमान है जो पृथ्वी के कारण उस पर लगने वाले बल का निर्धारण करता है। यदि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा वस्तु का भार कैपिटल डब्ल्यू है तो डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। यहाँ से एम बराबर डब्ल्यू बटे जी, यह समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर जो द्रव्यमान ज्ञात किया जाएगा वह गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाएगा। अब इसके पश्चात एक एक करके हम दोनों प्रकार के द्रव्यमानों का मापन देखेंगे। तो सर्वप्रथम जड़त्वीय द्रव्यमान का मापन। जड़त्वीय द्रव्यमान का मापन जिस उपकरण द्वारा किया जाता है उसको हम लोग जड़त्वीय तुला कहते हैं। यह यहाँ चित्र में प्रदर्शित है। इसमें एक लकड़ी का गुटका होता है। इस गुटके के साथ में 2 ये समानांतर पत्तियाँ लगी रहती हैं जो कि धातु की बनी हुई होती हैं और ये ऊर्ध्वाधर रहती हैं। इन पत्तियों में सामने की तरफ एक ये पलड़ा लगा हुआ होता है। इस पूरे सिस्टम को एक लकड़ी की मेज के ऊपर इस प्रकार क्लैंप से कस दिया जाता है। पत्तियों को हम इस प्रकार से पकड़कर क्षैतिज दिशा में दोलन करा सकते हैं। यदि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है उसको पलड़े पे रख देंगे और इस पलड़े को दोलन करा देंगे। तो पत्तियों का क्षैतिज दिशा में दोलन काल का जो वर्ग होता है वो पलड़ा और उस पर रखी गई वस्तु के कुल द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एम होगा। यदि पलड़े सहित द्रव्यमानों m1 और m2 के दोलन काल क्रमशः t1 और t2 हैं तो इस समीकरण के आधार पर t1 स्क्वायर अपान t2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 अपान m2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर यदि एक द्रव्यमान मानक रूप से हमें ज्ञात है तो दूसरे द्रव्यमान का मान इस उपकरण का प्रयोग करके इस सूत्र की सहायता से निकाला जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन हम लोग स्प्रिंग तुला द्वारा करते हैं। मान लेते हैं एक स्प्रिंग है और ये किसी दृढ़ आधार से लटकी हुई है। इसके नीचे यदि हम स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड लटका दें तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर आप सभी लोग जानते होंगे द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा लंबाई में वृद्धि उतनी ही अधिक होगी। अर्थात कहने का अर्थ है यहाँ पर लंबाई में वृद्धि इस स्प्रिंग की निचले सिरे से
लटके हुए द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो पहले हम m1 द्रव्यमान का एक पिंड लटकाएंगे और यहाँ पर लंबाई में वृद्धि x1 प्राप्त कर लेंगे। उसके पश्चात m2 द्रव्यमान का दूसरा पिंड लटकाएंगे और लंबाई में वृद्धि x2 प्राप्त कर लेंगे। इस सूत्र के आधार पर हम देखेंगे कि m1/m2 = x1/x2 ये प्राप्त हो जाएगा। यदि इनमें से एक द्रव्यमान हमको मानक रूप से ज्ञात है तो दूसरे का मान हम इस प्रयोग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, समय का मापन। प्रत्येक व्यक्त समय एक समय अंतराल होता है जो किसी मानक क्षण के सापेक्ष मापा जाता है। कोई भी घटना जिसकी पुनरावृत्ति समान समय अंतराल के पश्चात होती है समय के मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन समय के मापन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। एक ऐसी घटना है जो निश्चित समय अंतराल से बार बार पुनरावर्ती है। इसी प्रकार से और तमाम सी घटनाएं हैं, कुछ हम यहाँ पर उल्लेख करते हैं। जैसे कि विद्युत दोलित्र, इसमें 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त की जाती है। प्रत्यावर्ती धारा के कारण मोटर घूमती है और इससे समय अंतराल का निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी। क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी में एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा होता है। तो पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल में एक विशेष गुण होता है जिसको हम लोग पीजो वैद्युत गुण या पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। पहले इसे समझिए कि ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या है। ये यहाँ पर एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल दर्शाया गया है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल के दो आमने सामने की जो सतहें हैं इन पर एक परिवर्ती दाब यहाँ से लगाया गया है। ऐसा करने पर इसकी बची हुई दो आमने सामने की जो सतहें हैं उनके मध्य में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसकी आवृत्ति उसी लगाए गए परिवर्ती दाब की आवृत्ति के बराबर होती है। यहाँ उत्पन्न दोलन समय अंतराल के मापन हेतु प्रयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परमाणु घड़ी। आप लोगों को मालूम होगा कि किसी भी पदार्थ के परमाणु जो होते हैं वे लगातार कंपन करते रहते हैं। तो इन घड़ियों में परमाणुओं के आवर्ती कंपनों का उपयोग समय के मापन के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूल कणों का क्षय। आपको मालूम होगा मूल कण दो प्रकार के होते हैं, कुछ स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी मूल कण होते हैं वे एक निश्चित समय के बाद में अन्य कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अस्थायी मूल कणों का जो अर्धायु काल है ये 10⁻16 सेकंड से 10⁻24 सेकंड के बीच का होता है और 6 प्रक्रमों के सावधानी पूर्वक लिए गए प्रेक्षणों के आधार पर हम अत्यंत अल्प समय अंतराल की माप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सार्थक अंक। देखिए, किसी भी मापित राशि में कुछ विश्वसनीय अंक होते हैं तथा कुछ अविश्वसनीय अंक होते हैं। यदि इन दोनों को एक साथ में मिला दिया जाए तो हम लोग सार्थक अंक प्राप्त कर सकते हैं। एक उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 75.63 किलोग्राम है। तो इसमें 3 अंक यानी 7, 5 और 6 ये विश्वसनीय अंक होंगे और 3 जो है ये अविश्वसनीय अंक है। लेकिन जब इनमें हम कुल अंक देखेंगे तो विश्वसनीय और अविश्वसनीय दोनों को मिलाएंगे तो हमको सार्थक अंक प्राप्त हो जाएंगे जिनकी संख्या 4 होगी। यहाँ पर दो चीज़ें विशेष ध्यान देने वाली हैं। पहली, चुने गए मात्रक को परिवर्तित कर देने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं होता है। उदाहरण के लिए 638.5 सेंटीमीटर, इसी को मीटर में लिखेंगे तो 6.385 मीटर हो जाएगा। दोनों में सार्थक अंकों की संख्या 4 ही रहेगी। नेक्स्ट है दशमलव को किसी संख्या में एक अंक के बाद लिखने का प्रचलन होता है। इसको हम किसी संख्या को लिखने की वैज्ञानिक पद्धति
कहते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, उदाहरण के लिए यही संख्या हम ले लेते हैं 638.5 सेंटीमीटर। तो यदि हम इसे वैज्ञानिक पद्धति में लिखेंगे तो दशमलव से पहले एक अंक रहेगा और संख्या आपकी 6.385 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके पश्चात किसी संख्या में सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए क्या नियम होते हैं, एक एक करके नियम हम आपको बताएंगे। तो पहला नियम है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के लिए 12.263। अब आप इसमें गिनिए तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर सभी अंक सार्थक हैं और सभी अशून्य अंक हैं। नेक्स्ट देखेंगे दो अशून्य अंकों के बीच में सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 3.007, इन दो अंकों के बीच ये दो शून्य अंक हैं, ये भी सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ सार्थक अंकों की कुल संख्या 4 होगी। नेक्स्ट है दशमलव बिंदु के पूर्व यदि कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। उदाहरण में 0.0023 में केवल 2 सार्थक अंक होंगे। दशमलव बिंदु के तुरंत बाद आने वाले ये दोनों शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के लिए 21.0023, इसमें कुल 6 सार्थक अंक होंगे। यहाँ पर दशमलव बिंदु के बाद आने वाले दोनों शून्य भी सार्थक अंक माने जाएंगे। नेक्स्ट है दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण 10.200, इसमें 5 सार्थक अंक होंगे। यहाँ पर इस दशमलव बिंदु के बाद आने वाली ये जो अशून्य संख्या है, इसके बाद वाले जो शून्य होंगे ये भी यहाँ पर सार्थक अंक माने जाएंगे। दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। उदाहरण 203600 में 4 सार्थक अंक हैं, अर्थात ये जो लास्ट में आने वाले दो शून्य हैं ये यहाँ पर सार्थक अंक नहीं होंगे। यदि दशमलव रहित संख्या मापन द्वारा प्राप्त की गई है तो ये शून्य भी सार्थक अंक माने जाएंगे। नेक्स्ट है यदि किसी संख्या में 10 की घात से गुणा किया जाए तो इसका सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं होता है। उदाहरण के लिए 1.306 इंटू 10⁻⁻4 में यदि आप सार्थक अंक देखें तो 4 सार्थक अंक आपको प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त एक विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पर यह है कि यदि मात्रक बदल जाएं तो सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं होता है।